फाइट करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी। फाइट करेंसी का मतलब होता है जो सेंट्रलाइज्ड हो किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब जैसे कि इंडियन रुपीस जैसे इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, यूएसडी जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जापानीज या जैसे जापानीज गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। मतलब वो सारी करेंसी जिन करेंसी में पूरा कंट्रोल हो किसी ना किसी गवर्नमेंट का, तो उन करेंसी को हम फाइट करेंसी बोलते हैं। तो वहीं मैं अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है, मतलब इसे कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती। आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी गवर्नमेंट इसे रेगुलेट नहीं कर पाती। उसकी वजह होती है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी। अब जो इसके पीछे की टेक्नोलॉजी होती है वो होती है क्रिप्टोग्राफी प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब वहीं मैं फाइट करेंसी की बात करूं तो फाइट करेंसी सिर्फ क्रिप्टोग्राफी का यूज करती है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वो यूज नहीं करती। इसके पीछे की वजह है कि अगर क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप यूज नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली एक फाइट करेंसी की तरह ही काम करने लगेगी। अब यहाँ पे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर बनाने में। अब आप ये भी क्वेश्चन बोल सकते हो कि अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी को इतना सिक्योर करती है तो गवर्नमेंट फाइट करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर से उसे क्यों सिक्योर नहीं करती। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जवाब ये है कि अगर गवर्नमेंट फाइट करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर देगी तो गवर्नमेंट कंट्रोल खो देगी फाइट करेंसी से। तो ऑटोमेटिकली जो फाइट करेंसी है उस पर भी फ्रॉड दबा के होने लगेंगे, जैसे क्रिप्टो करेंसी में भी हो रहे हैं। ये नहीं कहूंगा कि नहीं हो रहे, वहां पे भी खूब होते हैं। उसकी वजह भी है और आज हम उसी के पीछे की वजह जानेंगे इस एक वीडियो में। पहले हम क्रिप्टोग्राफी को समझते हैं। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है, मान लो कि आप एक व्हाट्सएप पे हेलो टाइप का मैसेज टाइप करते हो आप अपने किसी भी दोस्त को, तो वो जो हेलो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक हैश की में, और हैश की में उसे कन्वर्ट कौन करता है, क्रिप्टोग्राफी विद द हेल्प ऑफ एनक्रिप्शन। इसे हम एनक्रिप्शन बोलते हैं। जैसे ही आपने हेलो लिखा वो हैश की में कन्वर्ट हो गया। हैश की क्या होती है, कोई भी एक कोड, मतलब जैसे कि ABCD PQRS, या उसके बीच में आप कोई स्पेशल कैरेक्टर देख सकते हो, @ क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर, तो ये एक तरीके का कोड बन जाता है और इसी को ही बोलते हैं एनक्रिप्शन। अब इस एनक्रिप्शन को तोड़ा कैसे जाए। अगर आपके पास प्राइवेट की है, मतलब जिसके पास वो गया है हेलो, जिसके पास भेजा गया है उसके पास इसका एक्सेस है, जैसे वो अपनी प्राइवेट की डालेगा वो तुरंत ही एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो उस हेलो को देख पाएगा। इसी तरीके से बैंकिंग में भी ट्रांजेक्शन होती है। जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो वो एक हैश की के द्वारा एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, और जैसे ही प्राइवेट की उसमें लगाई जाती है वो एनक्रिप्शन टूट करके डिक्रिप्ट हो जाता है। डिक्रिप्ट होने के बाद आप उस ट्रांजेक्शन को ना सिर्फ देख सकते हो बल्कि वो अकाउंट पे भी आपके क्रेडिट या डेबिट हो जाती है। तो ये रोल प्ले होता है क्रिप्टोग्राफी का। तो क्या इस क्रिप्टोग्राफी को हैक नहीं किया जा सकता? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर हैकर के पास प्राइवेट की है तो वो एनक्रिप्शन को बीच में ही तोड़ सकता है। दूसरा रास्ता हैकर के पास कि वो उस हैश की को ट्रैक करे और हैश की में जो कोड है उस कोड को ब्रेक कर दे। अगर वो उस कोड को ब्रेक कर देता है तो भी वो उस ट्रांजेक्शन को रिवील कर सकता है और वो वहां पे स्कैम या फिर फ्रॉड कर सकता है बहुत ही। तो क्रिप्टोग्राफी का यहाँ पे ये भी लॉस है कि अगर कोई बहुत ज्यादा माइंडेड बंदा आया तो वो उस हैश की को तोड़ सकता है। लेकिन अब यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले, देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक टेढ़ी खीर की तरह है। मतलब कि अगर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पूरा पढ़ना है तो आप MIT के YouTube चैनल पे जाकर के इसका आई थिंक 9 या फिर 10 आवर का लेक्चर है, आप वो पूरा भी पढ़ सकते हो। मैंने पढ़ा है तो वहीं से मुझे काफी हद तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पता भी चला है। तो होता क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बिटकॉइन का। बिटकॉइन हैश की होती है। बिटकॉइन सिक्योर होता है SHA 256 एल्गोरिथम, मतलब सिक्योर हैश एल्गोरिथम 256 के द्वारा बिटकॉइन को सिक्योर किया गया। ये एक एल्गोरिथम है। अगर इस एल्गोरिथम को कोई भी हैकर ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, तो हाँ वो बिटकॉइन में स्कैम या फिर फ्रॉड कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। उसकी बहुत बड़ी वजह है, मतलब देखो कोई भी चीज हो सकती है, नहीं हो सकती, इसके चांसेस होते हैं। आप ये कभी नहीं बोल सकते कि कोई भी हैकर या कोई भी स्कैमर बिटकॉइन को मतलब नहीं ट्रैक कर सकता या फिर उसे स्कैम नहीं कर। आप ये कह सकते हो कि उसकी पॉसिबिलिटी घट जाती है। मतलब जहाँ पे मैं क्रिप्टोग्राफी की मैं बात करूँ तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 या 3% है। अगर हैकर बहुत ज्यादा दिमाग लगाए तो 2 या 3% चांसेस है कि वो एनक्रिप्शन को डिक्रिप्शन में कन्वर्ट कर देगा। तो वहीं मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो गिर जाती है। वो गिर करके कितनी हो जाती है कि अगर हैकर चाहता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना है, क्रिप्टो करेंसी को जो एनक्रिप्शन है उसको डिक्रिप्शन में कन्वर्ट कर देना, उसके लिए उसके पास चांस सिर्फ 0.0000001% है, मतलब ना के बराबर चांस। तो वहां पे जो पॉसिबिलिटी है ना उसके स्कैम करने की वो घटा दी गई है। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते नथिंग, मतलब कर ही नहीं सकता। नामुमकिन वर्ड तो खैर यूज नहीं किया जा सकता इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में। अब ये पॉसिबिलिटी घटती कैसे है, जैसे कि आप क्रिप्टोग्राफी देखो, क्रिप्टोग्राफी के हैश के कोड को अगर वो ब्रेक कर देता है तो वहां पे ट्रांजेक्शन स्कैम हो गया, मतलब फ्रॉड भी वो कर सकता है। लेकिन मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पे ना काफी सारे ब्लॉक्स बनते हैं और हर ब्लॉक्स में उस ट्रांजेक्शन की डिटेल होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति उस ट्रांजेक्शन की डिटेल देख सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं देख सकता कि वो ट्रांजेक्शन की किसने है, मतलब किसने वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी किसको भेजी है, उसका नाम नहीं होता, ना जिसको मिल रहा है उसका नाम, ना जो भेज रहा है उसका नाम। सिर्फ वहां पे ट्रांजेक्शन डेट देख सकते हो आप, नाम, मतलब कितने क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन हो सकती है
आप वो देख सकते हो, हालांकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है, वहां पे भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, काफी सारे ब्लॉक्स बनते हैं और हर ब्लॉक्स में अलग अलग हैश की होती है। मतलब कि अगर कोई स्कैमर मान लो जाता, उसके पास एक ब्लॉक आ जाता है, अब उस एक ब्लॉक के उस एक हैश को लक के लिए, वैसे नामुमकिन है क्योंकि वो 64 हैश करेक्टर का एक नंबर होता है, नंबर बोले या फिर कॉम्बिनेशन बोलो। हैश करेक्टर मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो लिखो, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और 6 की जगह लिख दिया मैंने A और 7 की जगह लिख दिया मैंने B और 8 की जगह लिख दिया मैंने C। तो यहाँ पे जो ABC है वो रोल प्ले कर रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू का। वही मैंने फिर नंबर को चेंज कर दिया, फिर नंबरों को चेंज की जगह मैंने अल्फाबेट का यूज कर दिया, फिर अल्फाबेट की जगह मैंने मतलब @ यूज कर दिया, एक्सक्लेमेशन यूज कर दिया, क्वेश्चन मार्क यूज कर दिया। तो ये एक हेक्स करेक्टर होता है। तो इसी हेक्स करेक्टर को उसे ब्रेक करना पड़ेगा और वो 64 का एक डिजिट होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल E3 करेक्टर का एक वर्ड है जिसमें EAT आता है। अगर आप इसका परम्यूटेशन निकालो तो 3 फैक्टोरियल होता है। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1 दैट इज इक्विवेलेंट टू 6। मतलब आप E को किस तरीके से लिख सकते हो, ATTAE या फिर EAT जैसा लिखा है वैसे टोटल आप इसके 6 करेक्टर लिख सकते हो, राइट। उसी तरीके से जो बिटकॉइन है वो 64 हेक्स करेक्टर का है। मतलब जैसे कि E3 करेक्टर का है और आप उसके 6 परम्यूटेशन बना सकते हो, मतलब 6 कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो 64 डिजिट का अगर आप फैक्टोरियल निकालोगे तो सोच सकते हो आप 64 × 63 × 62 × 61 × 60 एंड सो ऑन। तो ये बिल्कुल करोड़ों में एक नंबर आता है। मतलब जैसे 3 करेक्टर का E था, आपने उसके टोटल कॉम्बिनेशन 6 बनाए, तो 64 डिजिट के आप कितने कॉम्बिनेशन बनाओगे, तो वो कॉम्बिनेशन मिलियंस में होंगे और वो मिलियंस के कॉम्बिनेशन में वो कोई एक कॉम्बिनेशन होगा जो उस एक लेजर को ब्रेक करेगा। लेकिन सपोज करो कि भाई हैकर की जो किस्मत है बहुत अच्छी रही, उसने उस एक कॉम्बिनेशन को पकड़ा और उसको हैक कर दिया। अब उसने एक लेजर पे तो चेंजेस कर दिया, मान लो ट्रांजैक्शन चेंज कर दिया, उसने पकड़ लिया भाई कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है, 1% ये इसके होने के भी चांसेस ना के बराबर है। तो उसने पकड़ भी लिया, जैसे उसमें वो हल्की सी भी चेंजेस करेगा ना, हल्का सा भी बदलाव करेगा, तुरंत एक नई हैश की बनेगी और वो नई हैश की दूसरे माइनर के पास जाएगी और वो दूसरे माइनर के पास जाते के साथ ही वहीं वो लूप ब्रेक हो जाएगा। मतलब अब जो वो माइनिंग हो रही थी, जिस ट्रांजैक्शन की माइनिंग हो रही थी, जिस कंप्यूटर पे या जिस माइनर पे, वो वहां से हट करके किसी और माइनर के पास चली जाएगी, फिर वो कोई और माइनर उस पूरी ट्रांजैक्शन को माइन करेगा। मतलब कि अगर आप किसी एक ब्लॉक को छेड़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे ब्लॉक्स चेंज होने लग जाएंगे। जैसे ही सारे ब्लॉक्स चेंज होंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो ट्रांजैक्शन है कैंसिल हो जाएगी और वो ट्रांजैक्शन वहीं बीच में रुक जाएगी। मतलब वो ना आगे जाएगी ना पीछे, जो जैसा था वैसा हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर उसे एक नई ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी यूजर को। उसे भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई स्कैमर था जो स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इतना सिक्योर माना जाता है। अब सवाल यहाँ पे होता है कि गवर्नमेंट इसे यूज क्यों नहीं करती। अगर गवर्नमेंट इसे यूज करेगी तो गवर्नमेंट को भी काफी सारे लेजर्स का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट हर एक लेजर पे तो ट्रैक नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे जितने भी माइनर्स होते हैं वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी माइनर हो सकता है। हमें सिर्फ कंप्यूटर ऑन करना है और हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को सॉल्व करके किसी भी एक ट्रांजैक्शन को माइन कर देगा। फिर वही माइनिंग दूसरे व्यक्ति के पास जाएगी, वही तीसरे व्यक्ति के पास। तो इस तरीके से एक ना ब्लॉक बनते जाते हैं और वो ब्लॉक एक चेन के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, जैसे कि बाइनेंस जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां पर हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पे स्कैम कैसे होता है, मतलब यहाँ पे स्मगलिंग हो गया या माफिया लोग इसे यूज कैसे करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो जो बड़े बड़े लोग हैं इसका यूज कैसे करते हैं, क्यों गवर्नमेंट इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डरती है और क्यों क्रिप्टो करेंसी से गवर्नमेंट इतना डरती है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है, सोचो आपने बाइनेंस में अपना एक अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद आपने बाइनेंस को अपना आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, ऑटोमेटिकली बाइनेंस के पास आपके सारे रिकॉर्ड्स आ गए। सोचो गवर्नमेंट को बाइनेंस से आपका रिकॉर्ड चाहिए, तो जाहिर सी बात है बाइनेंस क्या करेगा, आपके रिकॉर्ड्स उठाएगा, पैन कार्ड आधार कार्ड, और वो रिकॉर्ड्स दे देगा वो गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि आप कितने वैल्यू की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मतलब कितना खरीद रहे हो, कितना बेच रहे हो। तो गवर्नमेंट आपको तो ट्रैक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो बड़ा प्लेयर है वो बाइनेंस है, हम नहीं। हम छोटे मोटे नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसी पे, जिसे गवर्नमेंट को पता रहता है, मतलब गवर्नमेंट के पास सारी डिटेल्स हमारी होती है। लेकिन यहाँ फ्रॉड कैसे होता है क्रिप्टो करेंसी में, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। आप बाइनेंस पे गए, आपने सपोज करो 0.001 बिटकॉइन को प्लेस करा, मतलब कि ये बिटकॉइन मुझे चाहिए इस पर। तो बाइनेंस क्या करेगा, बाइनेंस के पास यहाँ तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता, बाइनेंस के पास जो स्टॉक्स में पड़े हुए बिटकॉइन है उसमें से वो निकालेगा, आपको उस प्राइस पे बिटकॉइन दे देगा, बशर्ते वो प्राइस मार्केट पे चलना चाहिए। दूसरा रास्ता, जिस प्राइस पे आपने ऑर्डर प्लेस करा, क्या उसी प्राइस पे बाइनेंस का कोई और यूजर उसे खरीदना चाहता है, तो बाइनेंस क्या कर देगा, रिप्लेस ऑर्डर कर देगा कि भाई आपका ऑर्डर सेल कर देगा किसी और को और वो उसको आपका ऑर्डर दे देगा, मतलब एक्सचेंज कर देगा वो यूजर टू यूजर। बाइनेंस दूसरा रास्ता ये अपना सकता है। थर्ड वे में सपोज करो आपने बोल दिया कि मुझे 3 बिटकॉइन चाहिए। अब बाइनेंस बोलता है कि यार इतने
इतने बिटकॉइन तो मेरे पास भी नहीं है। तो बाइनेंस यहाँ पे क्या करेगा कि किसी यूजर के पास भी नहीं है, तो बाइनेंस यहाँ पे क्या करता है, बाइनेंस के पास एक अपना पर्सनल वॉलेट। अब यहाँ सारा जो खेल होता है वो वॉलेट पे होता है। वॉलेट दो टाइप के होते हैं, एक डिजिटल वॉलेट होता है, एक हार्डवेयर वॉलेट होता है। अब इन्हीं वॉलेट पे पूरी गेम खेली। यही वो वॉलेट होते हैं जिनको गवर्नमेंट ट्रैक नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करो तो अगर आप किसी बाइनेंस पे या फिर CoinDC या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाते हो तो वहां अपनी फाइट करेंसी उनको देते हो और वो आपकी फाइट करेंसी को कन्वर्ट करती है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन अगर मैं वॉलेट की बात करूं तो वॉलेट में ऐसा नहीं है। वॉलेट में रिस्क हो। रिस्क ऐसा होता है, सोचो आपने एक वॉलेट क्रिएट कर लिया, डिजिटल वॉलेट हो या फिर हार्डवेयर वॉलेट हो, तो उस वॉलेट में आप अपनी फाइट करेंसी को नहीं बेच सकते कि भाई आपके पास आपने फाइट करेंसी उसमें ऐड करी तो ऑटोमेटिकली वो फाइट करेंसी आपकी डिजिटल करंट करेंसी में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसा नहीं। इसका रीजन क्या है, जो माइनर्स होते हैं, जो बिटकॉइन माइनिंग करते हैं, वो जितने भी बिटकॉइन को माइन करते हैं वो सारे माइनिंग बिटकॉइन अपनी या तो वो हार्डवेयर वॉलेट में रहते हैं या तो डिजिटल वॉलेट। अब उनके पास फाइट करेंसी नहीं है, उनके पास क्रिप्टो करेंसी है। अब मान लो मैंने एक अपना हार्डवेयर वॉलेट क्रिएट करा या फिर डिजिटल वॉलेट क्रिएट करा। अब मैं उस माइनर के पास पर्सनली जाऊंगा कैश लेकर के, मान लो बैग में अच्छा खासा अमाउंट भरा हुआ है, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई इतने पैसे लो और इस पैसे के जितने भी बिटकॉइन बनते हैं वो मेरे इस वॉलेट में ट्रांजैक्शन कर दो। तो वो क्या करेगा, आपसे फाइट करेंसी ले लेगा और उसके एक्सचेंज में आपकी वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी दे देगा। अब उस वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी चली गई तो वो आपकी सेफ हो गई। अब गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जब आप वॉलेट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे सिर्फ आपका ईमेल एड्रेस एंड आपका पासवर्ड लगता है। पासवर्ड को ही प्राइवेट की बोलते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं मांगता आपसे, कोई भी बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो कुछ नहीं मांगता, सीधा वो वॉलेट क्रिएट कर देता है। अब यही वॉलेट बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं। काफी लोग क्या करते हैं कि करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन वो इसी तरीके से करते हैं। वो पर्सनली किसी बिटकॉइन माइनर या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी के माइनर के पास जाते हैं, एक कैश अमाउंट में उसको पैसा देते हैं और उस कैश के बदले में उसके जो भी क्रिप्टो करेंसी आते हैं वो अपने वॉलेट में ले लेते हैं। अब उस वॉलेट में उसको लेने के बाद वो वहां पर पैसे को सेव कर लेते हैं। अब आप बोलोगे इससे उसका क्या फायदा है? वो डायरेक्टली भी तो कैश को किसी को पैसे ले दे करके या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करके भी पैसे को बचा सकता है। देखो क्रिप्टो करेंसी वो हमेशा फ्लक्चुएट होती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। और जो ब्लैक मनी होता है, ब्लैक मनी को कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई आज लिया तो कल वेस्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं है। वो सेव करते हैं। कब तक का सेव करते हैं? 10-10 साल, 20-20 साल। आज बिटकॉइन की जो वैल्यू है क्या 10 साल बाद भी वही रहेगी? जाहिर सी बात है, क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। तो इसीलिए ब्लैक मनी को वो लोग इसी तरीके से सेव करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपना एक वॉलेट बनाते हैं या फिर डिजिटल या फिर हार्डवेयर वॉलेट, पर उस वॉलेट में कैश अमाउंट किसी को दे करके अपने उस वॉलेट में पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये जो बाइनेंस है, बाइनेंस के पास भी तो इसी तरीके का वॉलेट होगा। अब बाइनेंस के पास डिजिटल वॉलेट होगा और एक हार्डवेयर वॉलेट होगा। अब बाइनेंस को क्या लगता है ये एक बड़ा प्लेयर है, वो क्या करता होगा भाई अपना डिजिटल वॉलेट दिखा देता होगा गवर्नमेंट को, लेकिन हार्डवेयर वॉलेट उसके पास है या नहीं किसी को पता ही नहीं, ना तो मुझे पता है, लेकिन क्या पता हो, क्योंकि ये वाली जो ट्रेड है ना वो पूरी तरीके से रिस्क है। रिस्क कैसा है, सोचो आप घर पे बैठे हो, आपके पास एक डिजिटल वॉलेट बन चुका है और आप किसी थर्ड पार्टी को बोलते हो मेल पर लिख करके कि भाई आप मेरे इस वॉलेट पे ना इतने बिटकॉइन भेज दो, उसके बदले में मैं आपके अकाउंट में फाइट करेंसी भेज दूंगा। अब वो आपसे बोलेगा ठीक है भाई मैं बिटकॉइन भेज दूंगा, पहले आप मेरे को फाइट करेंसी भेज दो, जैसी मेरे पास फाइट करेंसी आ जाएगी मैं तुरंत क्रिप्टो करेंसी आपके वॉलेट में भेज दूं। लेकिन यहाँ पे रिस्क आता है कि अगर आपने फाइट करेंसी भेज दी और बदले में उसने आपको क्रिप्टो करेंसी नहीं भेजी तो ये सबसे बड़ा रिस्क है जिसे कोई भी लेना नहीं चाहता। और ये रिस्क अभी भी एग्जिस्ट करता है, खासकर ऑनलाइन ट्रेडर के लिए, कि अगर उन्होंने मान लो फाइट करेंसी भेज दी और बदले में उसने क्रिप्टो करेंसी नहीं भेजी तो, या फिर उसने पहले क्रिप्टो करेंसी आपको भेज दी और बदले में आपने उसे फाइट करेंसी नहीं दी तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। और इवन अगर एक बार ट्रांजेक्शन हो गई वॉलेट टू वॉलेट तो इस ट्रांजेक्शन को कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता, ना इसका कोई रिकॉर्ड्स होगा, तो गवर्नमेंट भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। लेकिन गवर्नमेंट आपकी फाइट में हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि आपने इतना बड़ा अमाउंट किसी को भी भेजा क्यों, गवर्नमेंट ये भी क्वेश्चन मार्क आप पे इकट्ठा कर देगी। तो बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। तो इस मामले में ज्यादातर लोग, जो भी माफिया लोग होते हैं, जो स्मगलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा कैश में इकट्ठा करके वो माइनर्स को या फिर किसी भी थर्ड पार्टी को देते हैं और बदले में अपने डिजिटल वॉलेट या फिर हार्डवेयर वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी को लेते हैं और इस तरीके से ये फ्रॉड भी होता है। और यही एक वजह है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फाइट करेंसी में यूज नहीं किया जाता। गवर्नमेंट इसीलिए यूज नहीं करती क्योंकि अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फाइट में भी यूज कर दिया गया तो कभी भी गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ना गवर्नमेंट उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले पाएगी और ना गवर्नमेंट आपसे फिर टैक्स ले पाएगी। क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट आपसे कब लेती है, तभी लेती है जब गवर्नमेंट को पता होती है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना आपने खर्च किया, कितना आपने कमाया, उसी के हिसाब से वो टैक्स लेती है आपसे। लेकिन वहीं अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर दिया जाए तो जितने भी ट्रांजेक्शन हो रही है, मतलब पैसा आ जा रहा है, तो गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं होगा, तो आप कितना भी टैक्स भरो तो उससे क्या ही फर्क। यही एक वजह है कि गवर्नमेंट डरती भी है क्रिप्टो करेंसी से कि वो लोग कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कितना नहीं। वो हमसे नहीं डरी जो हम नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, वो उनसे डरती है जो बड़े बड़े प्लेयर्स ऊपर बैठे हुए हैं, जो कैश रिजर्व को कन्वर्ट कर लेते हैं अपने वॉलेट में, तो कितना कैसे क्या क्या कर रहे हैं किसी को कुछ भी नहीं
हैं। तो यही फर्क होता है फाइट करेंसी में एंड क्रिप्टो करेंसी में। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।